अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की। अचानक और इतने बड़े पैमाने पर किया गया, इसकी निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और वो बातें अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने रखूँगा। पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास इन दोनों ज़िलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्यौहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस के वो पहले से ही डिप्यूटेड थे। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुँची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियाँ ऑलरेडी वहाँ पर तैनात हैं। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहाँ पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल पहले से ही वहाँ पर्व त्यौहार और वहाँ पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनज़र पहले से ही डिप्यूट की गई थी। उसके अलावा वहाँ पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैफ की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी बल अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया गया। वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहा है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 31 मार्च को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में जो घटित घटना हुई थी उसमें अगले दिन 1/4/23 को संध्या में देर संध्या में जो फायरिंग हुई उसमें फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है, दाह संस्कार भी हो गया। अन्य 2 व्यक्ति जख्मी हुए थे, इनका इलाज चल रहा है और कहीं पर भी कोई गंभीर रूप से जख्मी और इलाजरत होने की सूचना नहीं है। दिनांक 1 अप्रैल को सासाराम नगर थाना के शेरगंज मोहल्ले में लगभग करीब 8 बजे रात में एक झोपड़ी नुमा घर में बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आई थी। उसमें 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना थी। उनकी चिकित्सा अभी वर्तमान में बीएचयू बनारस में चल रही है। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच, घटनास्थल का निरीक्षण और अब तक के अनुसंधान से बात पता चलती है कि वो विस्फोट वहीं पर हुआ था, बाहर से कहीं से नहीं फेंका गया था और न ही ये किसी प्रकार की सांप्रदायिक घटना है। इस संबंध में सासाराम नगर थाना कांड संख्या 277/73 दिनांक 2 अप्रैल 2023 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना का कारण ऐसा लगता है अभी तक कि आपराधिक नियत से जख्मियों के द्वारा ही बम को हैंडल किया जा रहा था। उन सभी लोगों को इलाज के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज सुबह 3 अप्रैल को 5 बजे सासाराम नगर थाना के पास में किसी प्रकार के विस्फोट की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई। इस संबंध में भी तत्काल सत्यापन कर हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इसको वेरीफाई कर दिया गया है। ये वास्तव में नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहाँ विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है उसको भी देखा गया है और वहाँ पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की गई है उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुँचे थे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है किसी शरारती तत्व के द्वारा एक कार्रवाई की गई, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग उसकी पहचान करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों जिलों में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है और स्थिति में जैसे ही सुधार होगा
अतिरिक्त बल जो वहाँ प्रतिनियुक्त हैं अभी कुछ दिनों तक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रहेंगे। जिला प्रशासन वहाँ पर ये निर्णय लेगा। सारे बिंदुओं पर आपको स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। जैसा कि आपको मैंने बताया है 130 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी नालंदा में। 15 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एफआईआर है, जिसमें लहरी थाना, बिहार थाना, अलग अलग थानाओं में एफआईआर है। अब पुलिस का मुख्य काम ये है कि जो कांड दर्ज हुए हैं और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो एविडेंस सामने आएगा उसमें फिजिकल एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, डिजिटल एविडेंस भी है। ये सारे एविडेंस को मिला करके हम लोग निश्चित रूप से इस कांड के अनुसंधान में यह तहकीकात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम अचानक और इतने बड़े पैमाने पर किया गया। इसकी निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और वो बातें अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने रखूँगी। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भी नालंदा के डीएम का बयान आया, उन्होंने कहा कि कई मोबाइल जो सीज हुए हैं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भड़काया गया था, इस तरह के कई लोग थे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने जब अनुसंधान कर दिया है, अनुसंधान शुरू हो गया है, तो पुलिस के अनुसंधान का इंतज़ार करिए। मैंने आपको बार बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, ओरल एविडेंस रहेगा, लोगों के बयान सामने आएंगे। अब जब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है तो पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी करेगी और पूरे घटनाक्रम को जोड़ के एक कड़ी से दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी अर्थात चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगी और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे और पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेगी और स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से सभी को सुरक्षा दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने बोला, सभी तरह के जो विक्टिम हैं उन सभी का बयान लेकर के हम लोग निश्चित रूप से जो एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है उस पर आगे बढ़ेंगे और सभी को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है, जैसा कि मैंने ब्यौरा आपके सामने रख दिया। सर, वायलेंस के बाद माइग्रेशन होने लगा, बहुत से जगह खबरें चली हैं, क्या स्थिति है सर अभी? देखिए, मेरी जानकारी और मेरे नियंत्रण कक्ष की जो जानकारी है, पुलिस मुख्यालय को जो सूचना प्राप्त हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कहीं से कोई माइग्रेशन हो गया है, कोई चला गया है, नहीं लौट रहा है, ऐसी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं उपलब्ध है। स्थानीय प्रशासन ने अपने कंट्रोल रूम के नंबर, जिला प्रशासन ने अपने कंट्रोल रूम के नंबर भी उपलब्ध करा दिए हैं और उनके पास में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याएं रख सकता है, कोई भी बात रख सकता है। उनका आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने सहयोग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस दौरान 12 बजे रात को 15 नकाबपोश आते हैं, गोलीबारी करते हैं, इंजीनियर से लूटपाट कर लेते हैं, लेकिन रंगदारी के तौर पर 10.5 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं उससे। लेकिन बकरी थाना प्रभारी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है सर, उसमें बस थाना पूर्ति की गई, लूटपाट का जिक्र नहीं है, न ही उसमें गोलीबारी का जिक्र किया गया। तो क्या अपराधियों को छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपने कोई एक पर्टिकुलर थाना के पर्टिकुलर एफआईआर घटना का जानकारी मांगी है, मेरे पास में वो जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक और जो वहाँ के रेंज में डीआईजी उनको मैं अवगत कराऊंगा, मामले की पूरी सही जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो अपराध कर्मी अगर शामिल हैं तो उनको पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई। देखिए, अभी वो डेटा मेरे पास में नहीं आया है, हम लोग ये डेटा निश्चित रूप से कलेक्ट करेंगे और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह के बैकग्राउंड है, वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुँचे या कैसे पहुँचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, एफआईआर, अरेस्टेड पर्सन के बयान, विक्टिम जो हमारे विक्टिम हैं जिनको क्षति हुई है उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान हैं उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे। और बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी, कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा, आपको अवगत कराएंगे। सासाराम में जिन 6 लोगों को पुलिस ने प्लास्टिक वाले मामले में लिया, क्या उनका बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड है?
अभी मेरे पास में अभियुक्तों का ये विश्लेषण नहीं है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, और एज वाइज प्रोफाइल भी आपने पूछा, वो अभी प्रोफाइल सामने नहीं है। वो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के पास में होगी, मैं कलेक्ट करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। 144 में भी ढील दी गई है या उसको कुछ हटाया गया है? अभी मेरे पास में उसकी जानकारी नहीं है। जो अभी तक अधिकृत सूचना है उसके अनुसार कल तक इंटरनेट बैन की सूचना है कि कल तक इंटरनेट में जो बैन है उसको कल शाम तक विस्तार किया गया है। अगर कोई दूसरी सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएंगे। वैसे स्थानीय प्रशासन का ये निर्णय होगा कि वो जिनके स्तर से ये 144 CRPC के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है वो अपने निर्णय लेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन बैठ के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और निश्चित रूप से निर्णय लेंगे।